हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनाचल वीकली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 7 से 13 ऑफ मार्च के कंबाइंड करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Which country has been recently added to the grey list of Financial Action Task Force? Here the options are Belarus, Russia, UAE and Ukraine. So the correct answer here is option number C, UAE. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फिलहाल पेरिस बेस्ड FATF ने अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। इट इज अ लिस्ट ऑफ 23 कंट्रीज ऑफ इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग फेलो मिडिल ईस्ट नेशंस जॉर्डन, सीरिया एंड येमेन। तो क्यों ऐसा किया गया है? यूएई ने रिसेंटली एक कॉर्पोरेट रजिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया एंड इट साइंड एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट्स विद अदर नेशंस। तो पाकिस्तान हैज बीन रिटेन्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। तो ये दोनों ही नेशंस आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम? इंडिया ने एक इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया है ताकि खराब मौसम के समय में ट्रेन्स के बीच होने वाले एक्सीडेंट से बचा जा सके, राइट? तो यहाँ पर जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका नाम रखा गया है कवच। रिमेंबर द नेम कवच। कवच मीन्स प्रोटेक्शन। तो क्या हुआ है इसमें? फिलहाल यूनियन बजट में सिस्टम इज शेड्यूल्ड फॉर कंप्लीट रोल आउट ऑन 2000 किलोमीटर इन 22-23। इट इज इंडियाज ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम इन डेवलपमेंट सिंस 2012। और इससे पहले इसका जो नाम था वो था ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS, which got renamed to कवच। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि जब ट्रेन जाती है तो रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल्स होते हैं जैसे कि रोड पे होते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जब मौसम ठीक नहीं होता, खराब मौसम होता है, तो ऐसे में ड्राइवर इन सिग्नल्स को नोटिस नहीं कर पाते हैं। जब ये सिग्नल्स नोटिस नहीं होते हैं तो ट्रेन सिग्नल को क्रॉस कर जाती है और पता ही नहीं चलता है कि सिग्नल बंद था। ये जो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है ये खुद ही रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा कि रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है, और अगर रेड सिग्नल होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेन में ब्रेक लगेंगे और ट्रेन वहां पर रुक जाएगी, राइट? तो इस तरीके से एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज आर्टिकल 176(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद? द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर्स एड्रेस इन बोथ द हाउसेस ऑफ स्टेट। आर्टिकल 176 पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि गवर्नर शेल एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर एट द कमेंसमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। अब ये क्यों न्यूज में है? ये न्यूज में इसीलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन ऑन कंडक्टिंग द बजट सेशन ऑफ लेजिस्लेचर विदाउट द कस्टमरी गवर्नर्स एड्रेस। तो दिस इज, ये क्या हुआ, यहाँ पर इस लॉ का पालन नहीं किया गया है, इसीलिए ये न्यूज में है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, who has been appointed as the chairperson of Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal TDSET? The answer is option number C, जस्टिस DN पटेल को चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल TDSET का। यहाँ पर जो TDSET है इसे सेटअप किया गया था टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स अमंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं हु शुड बी और शुड हैव बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा चेयरपर्सन की क्या क्वालिफिकेशंस है, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लीनेक्स is a bilateral maritime exercise between India and which country? यहाँ पे आप देखेंगे स्लीनेक्स, स्लीनेक्स में यहाँ पे श्रीलंका है और इंडिया है। श्रीलंका और इंडिया इन दोनों के बीच में होती है मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लीनेक्स। 9th एडिशन हुआ है इसका अभी 7th मार्च से 10th मार्च 2022 तक। इसे 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया। द हार्बर फेज एट विशाखापट्टनम फॉलोड बाय द सी फेज इन द बे ऑफ बंगाल। तो इंडियन नेवी इज रिप्रेजेंटेड बाय INS किर्च। ये क्या है? ये गाइडेड मिसाइल कवरेट है। और INS ज्योति, अ फ्लीट सपोर्ट टैंकर,
Advanced Light Helicopter, Seeking and Chetak Helicopters and Dornier Maritime Patrol Aircraft, इस सभी ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया. Let's move towards the question number 6. The Prime Minister recently inaugurated the metro project of which city? नया मेट्रो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है पुणे में. पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट को किसके सुपरविजन में चल रहा था? ये इसका कॉन्ट्रैक्ट था महा मेट्रो के पास. इट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी इसे इनॉग्रेट किया एट द 12 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ टोटल 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. इसकी टोटल कॉस्ट रही 11,400 करोड़ रुपीस. इट इंक्लूड्स automatic fare collection system with combination of smart cards and computerized paper tickets. आप इमेज में देख सकते हैं महा मेट्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the venue of India Global Forum event in 2022? इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इसे अटेंड किया, इंटरैक्ट किए ये फाउंडर्स और सीईओ के साथ, जो कि 30 यूनिकॉर्न कंपनीज जो हैं उन सभी के सीईओज और फाउंडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया. राजीव चंद्रशेखर जी ने इनसे इंटरैक्ट किया. IGF event shall also see participation of Finance Minister Nirmala Sitharaman and Minister of State for External Affairs and Culture Meenakshi Lekhi, as well as the CEOs and leaders from the industries which are unicorn industries. Let's move towards the question number 8. Jharokha, which was seen in news recently, is a celebration related to which field? झरोखा नाम सुनते ही आपको याद आएगा कि आर्ट से रिलेटेड है, ये कल्चर से रिलेटेड है, राइट? तो झरोखा ये जो फेस्टिवल है ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन एयरक्राफ्ट या हैंडलूम के द्वारा. ये ट्रेडिशनल इंडियन एयरक्राफ्ट्स को डिपिक्ट करता है ताकि हमारे भारत का जो पुरानी हस्तशिल्प कला है उसे जीवित रखा जा सके और लोगों में इसकी छाप छोड़ी जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके कि हमारा पुराना जो कल्चर है उसे हमें जिंदा रखना है. So the first event under this celebration is being organized in Bhopal, Madhya Pradesh. Let's move towards the next question. Trellis structure, which was seen in the news, is associated with which sector? Trellis structure ये related है agriculture से. So the option number B is correct here. As a part of sustainable farming, a trellis structure is prepared using 4 pillar bamboo poles. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में 4 पिलर बनाए जाते हैं बैम्बू पोल्स के और इसके ऊपर इस तरीके से बैम्बू से पूरा शेड तैयार किया जाता है, रोप से इसे बांध के 20 डेसिमल ऑफ लेंथ पर, और यहाँ पर क्रीपर्स को लगाया जाता है ताकि क्रीपर्स इसके सपोर्ट से ग्रूम कर सके. और कई बार चांसेस होते हैं कि क्रीपर्स के जो स्टेम्स होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी रॉटन यानी सड़ जाते हैं जब वो जमीन पे ग्रूम करते हैं. तो इस तरीके का ट्रेलिस स्ट्रक्चर अगर बनाया जाएगा तो वो उन्हें प्रॉपर तरीके से एयर मिल पाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे और उनके जो फ्रूट्स हैं वो सड़ेंगे नहीं, राइट? तो ये सिस्टम ट्राइबल विलेजेस ऑफ उड़ीसा में काफी फेमस है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. करेवास. करेवास जो कि फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं, किस स्टेट या यूटी में मिलते हैं? इट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर ज्योग्राफी. ये है जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में जो वैलीज हैं, जैसे आप देखेंगे ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में वैली है, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में वैली है. तो ये जो रेंजेस के बीच में वैलीज हैं, यहाँ पर जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं, काफी फर्टाइल एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं. यहाँ पर केसर की खेती बहुत अच्छी होती है, सैफ्रॉन कल्टीवेशन, और इन्हीं प्लेन्स को करेवास कहा जाता है जो कि सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए पूरे देश में फेमस है. तो रिमेंबर द नेम करेवास. Here you can see the plains of करेवास. ये सैफ्रॉन है, पर्पल कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं और सैफ्रॉन तो आप लोग जानते ही हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ समर्थ इनिशिएटिव launched by the MSME industry? The answer here is option number A. Women entrepreneurship पे फोकस करता है समर्थ इनिशिएटिव, जिसे MSME ने लॉन्च किया है, राइट? ये एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है विमेन के लिए. 20% सीट्स इसमें क्या होगा, फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में विमेन के लिए
रिजर्व कर दी जाएंगी ताकि विमेन के स्किल डेवलपमेंट को ज्यादा महत्व दी जा सके और आगे आकर विमेन अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को ग्रूम कर सके और आगे एस्पायरिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने सपनों को पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country is the largest crude oil producer in the world as of 2022? So the answer is option number B, USA लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है 2022 में वर्ल्ड का। रशिया सेकंड नंबर पे है, सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ओनली बिहाइंड यूएस। रशिया प्रोड्यूस करता है लगभग 11 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल। अबाउट हाफ ऑफ रशियाज एक्सपोर्टेड ऑयल 2.5 million barrels per day is shipped to European countries and nearly 1/3 of it arrives in Europe via Druzhba pipeline through Belarus. Recently, UK ने एक proposal दिया है कि G7 nations impose limits on their Russian oil and gas imports. Right? तो UK ने ये proposal दिया है। अब UK की बात पर जो G7 nations है वो कैसे react करते हैं ये हम आगे देखेंगे। Next question है question number 13. India signed MOU with which countries to implement the BBIN motor vehicle agreement? सबसे पहले जान लीजिए BBIN क्या है। BBIN means भारत, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN। तो यहाँ पर बांग्लादेश और नेपाल के बीच में फिलहाल एक MOU साइन हुआ है BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के लिए। India, Bangladesh and Nepal finalized an enabling memorandum of understanding for implementing BBIN motor vehicle agreement. Bhutan participated in the meeting as an observer state. MOU was finalized pending ratification of the MVA by Bhutan. BBIN का एम क्या है? रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यहाँ पर आप देखेंगे ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये नेपाल है और ये इंडिया है। इन चारों कंट्रीज में किस तरीके से मोटर व्हीकल्स के थ्रू कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है ये डिसाइड होगा इसमें, ताकि रीजनल ट्रेड को भी बूस्ट अप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज परम गंगा व्हिच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा कई बार पूछ लिया जाता है टर्मिनोलॉजीज को कि ये किसका नाम है। तो परम गंगा कोई मैरीटाइम व्हीकल नहीं है, ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है IIT रुड़की के द्वारा एंड इट हैज अ सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 1.66 पेटाफ्लॉप्स। ये है परम कंप्यूटर। नेक्स्ट, पल दाधव मसाकरे was held at which present day Indian state? पाल दाधव मसाकरे ये गुजरात में हुआ था। गुजरात गवर्नमेंट ने 100 साल पूरे होने पर, इस मसाकरे के 100 साल पूरे होने पर रिपब्लिक डे पर एक टैब्लू यानी झांकी भी बनाई थी। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये है। ये जो मसाकरे हुआ था इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा माना जाता है क्योंकि इसमें कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी। 7 मार्च 1922 में ये मसाकरे हुआ, ये हत्याकांड हुआ पाल चितरैया एंड धादव विलेज ऑफ गुजरात में, धदवाव विलेज ऑफ गुजरात में। जब विलेजर्स एक ही मूवमेंट के लिए इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, जिस मूवमेंट को लेड किया जा रहा था मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एक ही मूवमेंट वाज लेड बाय, इट वाज लेड बाय मोतीलाल तेजावत। लगभग 1000 लोगों को गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ये जो मूवमेंट चल रहा था इसका एम था कि लैंड रेवेन्यू टैक्स का विरोध करना। तो ये लोग टैक्स का विरोध करने वहां पर इकट्ठे हुए थे। लगभग 1000 लोगों को यहाँ पे मार दिया गया, शट डाउन कर दिया गया और इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन functions under the administrative jurisdiction of which ministry? लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। टू मोनेटाइज सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड दी अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। ये फुल्ली ओन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसका इनिशियल ऑथराइज शेयर कैपिटल है ₹5000 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल है ₹150 करोड़। The next question here is यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे शॉर्ट में CERN कहा जाता है,
has recently suspended the observer status of which country? CERN ने फिलहाल रशिया का ऑब्जर्वर स्टेटस उससे छीन लिया है। तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे सर्न कहा जाता है, रशिया का ऑब्जर्वर स्टेटस इन्होंने छीन लिया। इट इज इंटरनेशनल साइंटिफिक लैबोरेटरी विच हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एटम्स मेजर। सर्न ने अनाउंस किया कि इट्स 23 मेंबर स्टेट्स कंडेम रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो सर्न के जो 23 मेंबर स्टेट्स हैं वो सभी रशिया के यूक्रेन पर जो हमला करने पर काफी विरोध जता रहे हैं और इस विरोध के चलते सर्न ने उसका ऑब्जर्वर स्टेटस छीन लिया है। सर्न की बात करें तो ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है एंड इट इज बेस्ट नोन एज ऑपरेटर ऑफ लार्ज हार्डन कोलाइडर which found the elusive Higgs boson particle in 2012. CERN का हेडक्वार्टर है जेनेवा में on the French-Swiss border and it has 22 member states. The next question is, where is the WHO Global Center for Traditional Medicine established in India? इंडिया में जामनगर गुजरात, यहाँ पर WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टैब्लिश किया गया है। इसके लिए host country agreement was signed between the government of India and WHO. This would be the first and only global outposted center for traditional medicine across the world. Let's come towards the next question. What is the theme of National Youth Parliament Festival 2022? इस साल का जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ उसकी थीम थी Be the voice of new India and find solutions and contribute to policy. Remember the theme. Sports and Youth Affairs Minister Anurag Thakur had addressed the session और थीम आपको बता ही दी है। थीम को आपको याद रखना होगा। This event is organized to hear the voice of the youth who will join various careers in upcoming years. Next and the last question here is UDISC plus report which was recently released is associated with which field? ओडिसी रिपोर्ट ये रिलेटेड है एजुकेशन से, का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। 2020-21 के लिए स्कूल एजुकेशन पर इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी has improved to 25.38 crore in 2020-21 session. तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा है 2020-21 में। The report also adds that as many as 39.7 lakh students of government aided private school students have shifted to गवर्नमेंट स्कूल्स। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है, साथ ही साथ प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक लेवल तक जाने के लिए जो एनरोलमेंट है वो भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इमेज पे आप देख सकते हैं gross enrollment ratio near 100% in elementary level, 99.1% in 2021 from 97.8% in the previous year. Right? So this is all about today's current affair, this week's current affair. Thank you so much guys and stay connected with EduNatural.